मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। अक्टूबर 1906 में एक ग्रुप जो है मुस्लिम एलिट्स का, जिसको कि कहा गया सिमिलर डेपुटेशन, जिसको लीड कर रहे थे आगा खान, ये जो है लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और अपनी डिमांड सामने रखते हैं। अब इनकी जो डिमांड थी वो थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो मुस्लिम्स के लिए और रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उनकी न्यूमेरिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसको ध्यान में रखते हुए जो वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन है और मुस्लिम्स जो डिफेंस कर सकते हैं एम्पायर का, उसके लिए उनको एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब यही जो सेम ग्रुप था, इसने बहुत जल्दी टेक ओवर कर लिया मुस्लिम लीग को, जिसकी शुरुआत करी थी नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका ने, और इनके साथ थे मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क, और ये सब हुआ 1906 दिसंबर में। अब ये जो मुस्लिम लीग थी, इसकी इंटेंशन क्या थी? एक तो बेसिकली लॉयल्टी दिखाना एम्पायर के प्रति, और साथ ही साथ मुस्लिम इंटेलिजेंसिया जो है उसे कांग्रेस से दूर रख। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो भी इंग्लैंड गए, वहां वो मिलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉर्ले से। अब इन्होंने जो डिमांड रखी कि सेल्फ गवर्निंग सिस्टम होना चाहिए जैसा कि बाकी और ब्रिटिश कॉलोनीज में। रीकैप द रिफॉर्म्स: वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉर्ले। अब इन्होंने जो है सहमति दिखाई कि ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स जो है वो ड्यू है, और दोनों को एक तरह से तसल्ली देने के लिए मॉडरेट्स और मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हमारे कुछ रिफॉर्म जो है वो हम करने को तैयार है। अब इन दोनों ने मिलकर जो है कुछ कदम उठाए, जिनको मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म या मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म कहा जा सकता है, जो कि बाद में ट्रांसलेट हुए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब इसमें जो सबसे पहला स्टेप था वो था इलेक्टिव प्रिंसिपल, जिसको की पहचान दी गई नॉन मेंबरशिप काउंसिल्स के लिए इंडिया के अंदर। अब इंडियंस को जो है वो अलाउ किया गया था कि ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलग अलग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस होंगे उसके अंदर, भले ही आप चाहे कास्ट या क्लास या कम्युनिटी के आधार पे हो, पर अब आप जो है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा था कि पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए जो है वो इलेक्शन के लिए किया गया, और ये हुआ सेंट्रल काउंसिल के लिए, इसका गठन कर दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए। ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा हार्मफुल स्टेप था इंडिया के लिए। अब जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। प्रोविंशियल काउंसिल्स जो थे वहां पर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब नॉन ऑफिशियल्स जो थे इनको जो है नॉमिनेट किया जा रहा था, ये चुने नहीं जा रहे थे, इसलिए जो ओवरऑल मेजॉरिटी रही वो नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी जो है वहां पर हो गई। सुमित सरकार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो टोटल मेंबर्स थे वो 69 थे, जिसमें 37 ऑफिशियल्स थे, 32 नॉन ऑफिशियल्स थे, और 5 को नॉमिनेट करना था। जो 27 इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स थे उसमें 8 सीटें रिजर्व कर दी गई मुस्लिम्स के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जो है मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वोट दे सकता है। 4 सीट रिजर्व कर ली ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए, 2 कर ली लैंडलॉर्ड के लिए, और जो बची 13 सीट्स थी वो कर ली उन्होंने जनरल इलेक्टोरेट की। जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको इनडायरेक्टली जो है चुना जाता था, जैसे लोकल बॉडी जो है वो इलेक्ट करेगी इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि फिर चुनेगा मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, फिर वो जो है चुनेंगे मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेचर के। जहां एक तरफ सेपरेट इलेक्टोरेट था मुस्लिम्स के लिए, वहीं पर क्योंकि उनकी जो एक्सेस ऑफ स्ट्रेंथ थी पॉपुलेशन की वजह से, इसलिए उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है एक तरह से मुस्लिम्स को दे दिया गया। साथ ही साथ जो इनकम क्वालिफिकेशन थी मुस्लिम्स के लिए वो कम रखी गई बजाय हिंदूज की। पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर में चाहे सेंटर की या प्रोविंस की, इनको बढ़ा दिया गया। जो अब लेजिस्लेचर थे वो रेजोल्यूशन पास कर सकते थे, भले ही वो एक्सेप्ट हो या ना एक्सेप्ट हो, क्वेश्चन पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री के बारे में पूछ सकते थे, और वोट कर सकते थे सेपरेट आइटम्स के लिए बजट के अंदर, जबकि बजट एज अ होल जो है उसको वोट नहीं किया जा सकता। एक इंडियन जो है वो अपॉइंट किया गया वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और उसमें सत्येंद्र सिन्हा जो है वो पहले इंडियन थे जो अपॉइंट हुए, और ये थी बात 1909 की। इवैल्यूएशन: जो रिफॉर्म्स हुए 1909 के, उसका कहीं ना कहीं कहना चाहिए जो इंडिया की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी उनके लिए कोई जवाब नहीं मिला। जो लॉर्ड मॉर्ले थे उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट है वो इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है, वो पूरी तरह से खिलाफ थे ये जो इंट्रोडक्शन था पार्लियामेंट्री या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर।
उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो चैप्टर ऑफ रिफॉर्म्स है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर लीड करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया के अंदर, तो उस इनका जो है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, इनका मेनली मकसद क्या था कि जो नेशनलिस्ट रैंक थी उसको डिवाइड करना, और इसके लिए उन्होंने कंफ्यूज करा मॉडरेट्स को, साथ ही साथ जो एक कंट्रोल लगाना होता है ग्रोथ ऑफ यूनिटी पे, जो ईयर्स में बढ़ती जा रही थी, उसके लिए उन्होंने लाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं उसका जो मकसद था वो मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा था मॉडरेट्स को और मुस्लिम्स को, जो बढ़ता नेशनलिज्म था उसके खिलाफ। ऑफिशियल्स और जो मुस्लिम लीडर्स थे वो जब भी क्या कहते हैं एंटायर कम्युनिटी की बात करते थे, जब भी क्या कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती थी, उनका मतलब होता है पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। लेकिन रियलिटी में होता क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन जो मुस्लिम उसका था ग्रुप का, उसको अपीज करने की कोशिश होती थी। जो सिस्टम था इलेक्शन का वो भी जो है इनडायरेक्ट था, और इससे इंप्रेशन क्या मिलता है कि एक तरीके से जैसे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं इन ओपनिंग्स के माध्यम से। जब पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उनको ये डर था अननेसेसरी, थॉटलेस और इररिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म होगा गवर्नमेंट का, इसलिए उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं। वहीं पर कुछ मेंबर्स थे जैसे गोखले, इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। इन्होंने काउंसिल्स में डिबेट करी और डिमांड करी कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। इन्होंने रिप्रेसिव पॉलिसीज पर अटैक किया, ध्यान दिलाने की कोशिश करी जो फ्लाइट है इंटेंडेड लेबर की और इंडियन वर्कर्स की साउथ अफ्रीका में। तो बेसिकली जो रिफॉर्म्स थे 1909 के, उन्होंने लोगों को एक शैडो दी, ना कि सब्सटेंस। और जो लोग डिमांड कर रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट की, वहां पर उनको मिला बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म, यानी कि परोपकार तानाशाही।